देशभक्त का आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लगभग 4 दिनों में 4 टेरर अटैक्स हो चुके हैं। अब जब हम ऐसे टेरर अटैक की बात करते हैं और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो बात कश्मीर की होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और इसीलिए शायद मामला भी थोड़ा ज्यादा सीरियस है। इस बार जम्मू को एक टेरर हॉटबेड बनाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर से जम्मू भी करीबी है और वहां हिंदू मुसलमान पॉपुलेशन भी है, तो वहां एक और डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जब भी हमारे देश में ना कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा डिग्नेटरी आ रहा होता है, तो पाकिस्तान को कोई ना कोई चुल मचने लगती है अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह। अरे मुझे नहीं बुलाया, तो भैया वो घुस जाते हैं एज एन अनइनवाइटेड गेस्ट और तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन के दिन ही इस तरीके से हमें अटैक दिखने को मिला और अब असेंबली इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि सितंबर एंड से पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं, तो उसी के पहले इस तरीके का टेरर अटैक। और याद रखिए 52 डे अमरनाथ पिलग्रिमेज भी शुरू होने वाला है जून 29 से। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ऑब्वियसली वरिड हैं कि किस तरीके से इस अटैक को दर्शाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से टेररिस्ट ने इसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश की गई है। जो अटैक्स हैं वो 200 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर एक दूसरे से अलग की गई हैं, जिससे यह दिखाने की कोशिश हो कि चाहे जम्मू प्रोविंस की बात हो, चाहे प्लेन्स की बात हो, चाहे माउंटेनस एरियाज की बात हो, चारों तरफ से टेरर अटैक्स हो रहे हैं और आतंकवाद फिर से जग चुका है। यह इंप्रेशन तो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और उस जम्मू में जो अभी तक रिलेटिवली टेरर फ्री रही है, तो यहां आतंकवाद का एक नया एक चैप्टर शुरू करने की कोशिश हो रही है। अगर अभी आप देखें तो रियासी हो गया, कथुआ हो गया, डोडा हो गया, यहां अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। जब राजौरी और पुंछ के जगह पे जहां आर्मी ने उनको मार के भगा दिया वहां से, तो इन्होंने एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है। अब देखिए, लॉसेस तो हमने झेली हैं, हमारे फोर्सेस ने झेली है, लेकिन टेररिस्ट को भी चुन चुन के एक एक करके मारा तो जा रहा है। आज के एपिसोड में बहुत जल्दी से ये जो 4 अटैक्स है, मेरे ख्याल से आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा, उस पर उतना समय ना लगाकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय ये टेरर अटैक्स हो क्यों रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 ऐसे क्या तरीके हैं कि फिर से पाकिस्तान के डीप स्टेट को एक अच्छा सा सबक सिखाया जाए कि भैया अब तुम फिर से कुछ साल चुपचाप बैठो, क्योंकि ये जो बीच बीच में पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान की डीप टेरर स्टेट है, ये जो टेरर एक्टिविटीज है, डीप स्टेट है, ये जब जग जाती है तो फिर कलेश हो जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ टेरर को थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। संडे से शुरुआत होती है स्ट्रिंग ऑफ टेरर अटैक्स की। जो बस थी पिलग्रिम्स को ले जा रही थी शिवखोरी जो मंदिर है वहां से माता वैष्णो देवी श्राइन के तरफ कटरा में ये बस जा रही थी, जहां टेररिस्ट ने ऐसे एक सिविलियन बस पर जानबूझकर ओपन फायर कर दिया और ऑब्वियसली वो बस का ड्राइवर, उसको गोली लगी, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एक खाई में जाकर गिर गई, 10 लोगों की जान गई, करीबन 30 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। और ये पैटर्न है जो हमने पहले राजौरी और पुंछ में देखा था कि आतंकवादी एक टेरर एक बस को अटैक करेंगे जिसमें सिविलियंस होंगे और उस बस को जितना क्षति आप पहुंचा सको। अब व्हीकल भी स्लो स्पीड पे है, व्हीकल भी टर्निंग पर है, उसी समय आप इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग चला दो जिससे मैक्सिमम डैमेज होगा। अब आप सोच सकते हैं कि देखिए कितनी बुजदिली है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस से मैच नहीं कर पाते हो, फिर आप सिविलियंस को अटैक करते हो। और इस बार बस में, वो भी बस जो एक धीमी गति में जा रही है, उस पर आपने इस तरीके से खुल्लम खुल्ला आपने फायरिंग की, फिर झाड़ियों में इस डेंस वेजिटेशन पे आप जाकर छुप गए। पुलिस ने ऑब्वियसली इमीडिएटली वो एक्शन पे आई, 20 लाख रुपए का एक रिवॉर्ड रखा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा उसको ये इनाम मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने स्केचेस भी निकाली। ये सब काम जैसे ही शुरू हो रहा था, उधर टेररिस्ट ने एक चेक पोस्ट, 4 राष्ट्रीय राइफल और जो पुलिस का डोडा पे टूरिस्ट स्पॉट है वहां एक अटैक कर दिया। 5 सोल्जर और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर वहां इंजर्ड हुए इस अटैक में। और यही सिलसिला फिर चलता रहा। कुछ ही घंटों बाद टेरर अटैक हुआ कथुआ में एक विलेज में, जहां टेररिस्ट कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे थे, विलेज को क्रॉस कर रहे थे। वहां उन्होंने विलेजर्स से पानी मांगा और उस समय जब विलेजर्स ने इनको देखा तो उनका शक था कि ये आतंकवादी सीमा पार से आए हैं और उन्होंने दरवाजा उनके मुंह के ऊपर बंद कर दिया। और तब पैनिक में आकर इन लोग ने ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी और एक विलेजर उस पर भी हर्ट हो गया था, उसे भी चोट आई थी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस पर अभी हम आते हैं कि विलेजर्स का रिएक्शन कैसा रहा। उन्होंने ऐसा नहीं था कि टेररिस्ट को पनाह दे दी, उनको श्रेय दे दिया, उनको पानी दे दिया, उनको खाना दे दिया, जो कि एक टाइम पे होता था।
लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोगों की भी मंशा बदल आई है कि इमीडिएटली उन्होंने भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। लोगों को अपने तरफ करने का कितना फायदा होता है। और वहां के जो एडीजीपी हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये जो कथुआ में जो अटैक हुआ है ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुए हुआ है। माने ये टेररिस्ट हमारे देश के अंदर नहीं थे, ये सीमा पार पाकिस्तान से आए थे। कथुआ एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स फिर मारे गए और एक सीआरपीएफ जवान को भी अनफॉर्चुनेटली शहीद होना पड़ा, क्योंकि इन लोग ने इतनी कायरता से, इस तरीके से बुजदिली से एक नया फ्रंट खोला, एक अटैक किया। इस एनकाउंटर के दौरान कथुआ के जो एसएसपी लेवल थे, जो डीआईजी थे, उनके गाड़ी पर भी बुलेट्स लगी, लेकिन थैंकफुली वो बच गए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि टेररिस्ट जो थे उनके पास लेटेस्ट वेपनरी थी। M4 कार्बाइन थी, AK-47 राइफल थी, 6 लाइव ग्रेनेड, बुलेट्स, फूड, मेडिसिन, जो कि जिसमें पाकिस्तानी मार्किंग साफ साफ दिखने को आए हैं, और 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। तो प्लान इससे ज्यादा बड़ा था, प्लान इससे ज्यादा डेफिनेटली लंबा था। और उधर फिर हुआ चौथा अटैक गंदो में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कुछ ही घंटों बाद, जब कोटा टॉप के जगह एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को फिर चोट लगी। ज्वाइंट पुलिस टीम, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन लोग स्कार कर रहे थे, एरिया को स्काउट कर रहे थे और टेररिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कांस्टेबल फरीद अहमद को चोट लगी है, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन इस समय। यहां भी पुलिस हरकत में आ चुकी है, स्केचेस रिलीज हो चुके हैं, 5 लाख का रिवॉर्ड हो चुका है। तो क्लियरली पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, और इन लोगों को चुन चुन के तो निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सडनली जहां कश्मीर यूज्ड टू बी अ हॉट बेड, जहां कश्मीर से इन टेररिस्ट को बाहर खदेड़ दिया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो सडनली हम जम्मू में इस तरीके के अटैक्स क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे करने का जो एक स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तानी हैंडलर सोच रहे हैं वो क्या है? देखिए, रियासी में जो टेरर अटैक हुआ, टेरर ग्रुप्स ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम लेने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में बैक ट्रैक भी कर गए। कौन कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले? द पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स या PAFF, रिवाइवल ऑफ जस्टिस, ये दोनों जैश मोहम्मद के साथ लिंक्ड है, और द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, ये लश्कर तोयबा का एक शैडो ग्रुप है। इन्होंने सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की, लेकिन लगता है इन आतंकवादी गुटों के अंदर ही कंफ्यूजन है कि किसने क्या कांड किया है, किसने किसको मरवाया है, और इसीलिए इन लोग ने बैक ट्रैक कर लिया। लेकिन बैक ट्रैक करने के पीछे एक और रीजन भी हो सकती है। इनके जो हैंडलर्स हैं ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान का नाम इन टेरर अटैक्स में आए। पाकिस्तान ये दिखाना चाहेगा कि ये टेरर अटैक्स लोकल हैं, लोकल यूथ ने किया है, हाइब्रिड टेररिस्ट ने किया है, और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन है, पाकिस्तान की जो फटीचर हालत है वो एक रीजन है, उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन ये जो अटैक्स हुए हैं ये सरप्राइज नहीं है। जिन एक्सपर्ट से हमने बात किया पिछले 2 दिनों में, उनका यही कहना है कि ये जो टाइमिंग है ये क्लासिक पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी है। जब भी कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो जम्मू या फिर अब नाउ कश्मीर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और क्योंकि एक मैसेज सेंड आउट करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करेगा कि देखिए ये एरिया अभी भी कंटेस्टेड है, इस एरिया में अभी भी अनरेस्ट है, ये इसको इंटरनेशनल एक बायलैटरल इशू से लेकर एक इंटरनेशनल इशू बनाने की दरकार है। दुनिया देखो यहां क्या हो रही है। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो खासा इस बात से स्ट्रेस्ड हैं कि यहां एक कम्युनल एंगल देने की भी अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से क्लोजर एरिया है जम्मू, और यहां सिक्योरिटी ट्रेडिशनली कश्मीर से कम है। यहां हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उनमें एक फियर फैक्टर बैठाने के लिए, खासकर कि जब असेंबली इलेक्शन सितंबर में आ रहे हैं, तो एक बड़ा गेम खेला जा रहा है कि ये एक सिंपल अटैक नहीं है, ये 4 टेरर अटैक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसके पीछे एक थिंकिंग है, एक टेरर थॉट प्रोसेस है। तो सवाल अब यह आता है कि इन टेरर अटैक्स के बाद किया क्या जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, जैसे मैंने बताया, वो तो चुन चुन के इनको निकाल ही लेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। सवाल यह है कि और भी टेररिस्ट आ सकते हैं, अभी विंटर आने में बहुत टाइम है। तो इस इलेक्शन को क्या डिसरप्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक लंबा प्रोग्राम बना के रखा है? क्योंकि अगर ये इलेक्शंस ढंग से हो गए, असेंबली इलेक्शंस ढंग से हो गए, तो पाकिस्तान का ये जो पूरा एक झुंझुना बजाती रहती है कि यहां अनरेस्ट है और लोग यहां इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यहां लोग आजाद कश्मीर चाहते हैं, इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अगर इलेक्शन ढंग से हो गया तो इस सब की हवा निकल जाएगी। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरा हमेशा मानना है कि टेररिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा जब तक दोनों देशों के बीच में, माने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी, और अगर बातचीत नहीं होगी तो हमें यह टेररिज्म को फेस करना पड़ेगा और इनोसेंट लोगों की मौत होती रहेगी। देखिए, इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत नहीं है। हम मानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, यह बात तो सही है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम करती रहेंगी, जिनको धोना होगा उनको धोया जाएगा।
सवाल यह है कि आप बातचीत किससे करोगे इतने सालों बाद? क्या आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करोगे जो खुद नहीं जानते उनकी गद्दी कल खिसक जाएगी, अगर आर्मी बोलेगी यहां से फुट ले तो उनको जाना पड़ेगा? या आप पाकिस्तानी डीप स्टेट से बात करोगे जिसने हर कदम पर, हर स्टेप पर साबोटाज किया है कि दोनों देशों में जब भी कोई नॉर्मलसी की बात आए या बातचीत की एक पॉइंट हो या कहीं स्ट्रेस लेवल्स नीचे चले जाओ तो यही डीप स्टेट, आर्मी, आईएसआई इसको साबोटाज करते हैं? या फिर आप फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस से बात करोगे जिन्होंने इतने दिनों से रिलीजन को एज अ टूल बनाकर जिहाद के नाम पर इंडिया पर टेरर अटैक लॉन्च किए हैं? तो किससे बात करोगे? क्योंकि पाकिस्तान तो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चल रहा है। असली कंट्रोल किसके पास है किसी को पता ही नहीं। बातचीत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आई थिंक 2016 में एक बार कहा था, लोगों से बातचीत करना होगा, पाकिस्तान के लोगों से बात करना होगा, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी से बात करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी ना परेशान हो चुके हैं। ये धर्म का एंगल जो पाकिस्तान से इतने सालों से चल रहा है, ये आर्मी का एंगल जो पाकिस्तान में इतने सालों से चल रहा है, वो भी कहते हैं भाई हमें भी डेमोक्रेसी वापस दे दो। इन लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानी डीप स्टेट पर प्रेशर बनाना होगा। एंड ऑब्वियसली टू प्रोंग्ड अप्रोच तो आपको करना ही पड़ेगा। एक तरफ आप पाकिस्तान से बात करोगे जो कि ये टेरर और रिलीजन पॉलिटिक्स से परेशान आ चुके हैं, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली आप मिलिट्री, डिप्लोमैटिक और फाइनेंशियल प्रेशर बनाओगे। उस पर मैं आता हूं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। अगर पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टीम के पेसर हसन अली, खुद सोचो पाकिस्तान जैसे देश में सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं, और रीसेंट जो अटैक हुआ, जहां तक ये कटरा की बात है, जहां माता वैष्णो देवी की तरफ ये बस जा रही थी, उन्होंने खुद पोस्ट करके ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और क्रिटिसाइज किया कि इस तरीके का अटैक सही नहीं है, और ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी बोलकर ये उन्होंने स्टोरी डाली। अब इस पर जाहिर है कि पाकिस्तान में भी जो कंजर्वेटिव लोग हैं उन्होंने उनको ट्रोल किया। हसन अली ने इस ट्रोल का भी जवाब दिया कि भैया देखो, जहां तक बात रही टेररिज्म और वायलेंस की, ये एक सीरियस इशू है और ये किसी रेस या रिलीजन से ऊपर है, और इसीलिए मैंने इसको शेयर किया था। और मैं जहां तक हो शांति को सपोर्ट करूंगा, और वो शांति चाहे गाजा की बात हो या शांति अगर इंडिया की बात हो, मैं हमेशा जिंदगी, लाइफ मैटर्स, और मैं उसको सपोर्ट करूंगा। जहां तक इनोसेंट लाइव्स लॉस की बात हो, चाहे वो गाजा हो या इजराइल हो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और मैं ये बात भी मानता हूं कि चाहे इजराइल हो या गाजा हो या जम्मू हो, अगर लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट जाने जा रही हैं, खासकर कि बच्चे मारे जा रहे हैं, तो हमें अपनी आवाज उठानी होगी। ये इफ देन और बट की नहीं है कि बट तुमने उसके बारे में बात किया, बट तुम इसके बारे में बात करो। आपका जहां मन हो आप बात करिए, लेकिन जहां तक इनोसेंट्स की बात हो, वहां हर तरीके का लॉस ऑफ लाइफ को हमें कंडेम करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सिविल सोसाइटी को इंगेज करने की जरूरत है। जहां प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज हैं जो इस चीज से परेशान आ चुके हैं, उन्हें इंगेज करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग ना ये देख पा रहे हैं कि उनके साथ क्या गेम खेला गया है। अब आप बोलोगे अरे 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 देशभक्त, तुम तो हल्के हो गए, बातचीत से थोड़े ना कुछ होगा, अमन की आशा से थोड़े ना कुछ होगा। तो अभी रुको ना, अरे जरा रुको ना, बता रहा हूं। हर टेरर अटैक का ना एक कॉस्ट इंपोज करना जरूरी है, और जो मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान के ऊपर किया है कि जब भी वो टेरर अटैक करेंगे ना, तो ऊपर देखेंगे कि भैया कोई स्टिंगर मिसाइल तो ना आ रही है मिराज 2000 से, या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो रहा है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। 4 तरीके हैं, अगर 4 दिन में 4 अटैक हुए तो मैं आपको बता रहा हूं 4 तरीके हैं जिससे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसको और डबल डाउन कर सकते हैं। कोवर्ट एक्शन, मिलिट्री एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन एंड डिप्लोमेटिक एक्शन। बहुत जल्दी की बात, बल जल्दी समझाए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बस हमको एज ए यूनाइटेड कंट्री एक फेस रखना होगा कि भैया देखो ये टेरर की बात है, ये अबव पार्टी की बात है, और पाकिस्तान को फिर से दिखाना होगा कि यार ये काम मत करो, तुम्हारी हालत ऐसे में ही इतनी फटीचर हो गई और कपड़े फट जाएंगे, ये चीज मत करो। सबसे पहले कोवर्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो गार्जियन में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है। ऑब्वियसली हमारी सरकार इस चीज को नहीं मानती है, लेकिन दुनिया भर में ये इंटेलिजेंस सर्कल में भी ये बात मानी जाती है कि जहां मोसाड स्टाइल एलिमिनेशन हुआ है टेररिस्ट का, यहां इंडियन सरकार ने कुछ ना कुछ तो यहां गेम खेला है कि सडनली आप देख रहे हो पट 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 करके टेररिस्ट्स पाकिस्तान में गिर रहे हैं। अननोन असैसिन, कहां उनको गोली लग जाती है, कौन उनको गोली मारता है, यह समझ में नहीं आता, लेकिन असैसिनेशंस तो हुए हैं टेररिस्ट के आफ्टर 2019, जहां न्यू दिल्ली ने भी एक पॉलिसी लगाई है कि बॉस देखो, अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ यह करना एक लेजिटिमेट केस भी है कि जहां आप जानते हो कि यह टेररिस्ट है, इसने इस देश में पनाह ली है। पाकिस्तान को वैसे में भी एक नेस्ट ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, जली स्टेट कहा जाता है, और पाकिस्तान जितना चिल्लाना चाहे चिल्ला ले। अगर इंडिया जाकर जैश का टेररिस्ट या एलईटी के टेररिस्ट को जाकर मारता है, तो पाकिस्तान अगर चीख चिल्ला भी ले
तो किसी को प्रॉब्लम होगा क्या? यूएसए बोलेगा कि इंडिया हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, क्या वॉरशिप भेज देगा? तो इतना तो अभी हेफ्ट है, इतना वेट है हमारे पास कि पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला अगर कोई भी टेररिस्ट हमें दिख जाए तो हम उसको गिरा सकते हैं। प्रॉब्लम यह हुई है इस अप्रोच के साथ कि हम ओवर रीच कर गए हैं। टेररिस्ट को खत्म करने के जगह हम ऐसे लोगों के पीछे चले गए हैं जिन्हें डिसिडेंट्स बोला गया है, यहां तक कि सेपरेटिस्ट बोला गया है। यूएसए, कनाडा जैसे देशों में जो हमारे एलाइज हैं, वहां देश का नाम आ गया है कि भैया हमने इनके अगेंस्ट कोई प्लॉट बनाया है, इनको असैसिनेट करने के लिए हमने पैसे दिए हैं। और इस चीज से हमारे रिलेशंस कनाडा, यूएसए के साथ थोड़े से खराब हो चुके हैं, उनके सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खराब हो चुके हैं। लेकिन एज अ स्ट्रेटेजी टू टेक आउट टेररिस्ट, खासकर कि पाकिस्तान, बहुत अच्छी कोवर्ट स्ट्रेटेजी है ये। पॉइंट नंबर 2, मिलिट्री ऑप्शंस। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस पर तो बड़े बड़े मूवीज भी अब बन चुके हैं। और मेरे ख्याल से आज के डेट में गारंटी ले लो स्टैंप पेपर पे कि पाकिस्तान ने सारे अपने फॉरवर्ड टेरर ट्रेनिंग कैंप्स अपने आप ही खाली कर दिए होंगे, ये जो 4 दिन से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसके बाद। तो स्टिंगर मिसाइल तो कभी भी उनको लग सकता है, वो रेड लाइन तो हम क्रॉस कर चुके हैं और हम फिर से घर में घुसकर मार सकते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो अभी काफी वीक है। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये फिर से किया जा सकता है, बस हमें यह देखना है कि हमारा कोई लॉस ना हो। लेकिन उससे भी ज्यादा एक काम अब किया जा सकता है, सीधे पाकिस्तानी आर्मी से बात करो ना। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करने की क्या जरूरत है? प्यादे से क्या बात कर रहे हो? सीधे आकाश से बात करो, आसिम मुनीर से बात करो और आसिम मुनीर को बोलो कि बेटा अब अगर देश के ऊपर अटैक हुआ तो वी विल होल्ड यू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, कि तुम्हारे देश के अंदर से ये जो आतंकवादी आए हैं ये आए क्यों हैं, तुमने इनको अपने बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका, और तुमने अगर नहीं रोका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी बनती है। जीरो टॉलरेंस फॉर इन्फिल्ट्रेशन। ये नहीं है कि हम यहां तुम्हारे इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट मारेंगे, सवाल है कि तुमने इनको आने क्यों दिया, या तुम्हारी गलती है और तुम्हारे ऊपर तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आसिम मुनीर की भी स्टेटस देखिए आप, अरे मैंने हाथ में कटोरा लेकर यूएसए जाना पड़ता है उनके जनरल को भी। एक तो है कि यार आधा देश आर्मी, आधा से ज्यादा देश आर्मी चला रहा है, उसके बाद आर्मी जनरल जाता है यूएसए भीख का कटोरा लेके कि भाई देखो हमको फंड्स दे दो, भाई देखो हमें बिजनेस दे दो, भाई देखो हमें F-16 के स्पेयर पार्ट दे दो। तो ये कटोरा लेकर जाने की जो प्रथा हो गई है यूएसए में, इसको एक्चुअली इंडिया और भी एम्बैरेस कर सकता है पाकिस्तान को। यूएसए को प्रेशर डालकर हमारे जो रिसोर्सेज हैं अमेरिका के साथ और हमारे जो ऑफिसेज हैं अमेरिका के साथ, उसको इस्तेमाल करके। प्रॉब्लम यह हो गई कि हमारे रिलेशंस खुद अभी अमेरिका के साथ थोड़े से डगमगा गए, ये जब असैसिनेशन प्लॉट वगैरह सामने आ गया। इस चीज को रोककर अभी हमें पाकिस्तान पर फोकस करना होगा। यह नहीं कि भैया हम अमेरिका में असैसिनेशन प्लॉट्स बना रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका को भी बात पसंद नहीं आएगी कि भैया हम वहां डेथ स्क्वाड्स चला रहे हैं, बात साफ है। और जो सोसाइटी, पॉलिटी और मिलिट्री में अभी जो फूट पड़ी है कि भैया सोसाइटी ना पॉलिटी को, जो पॉलिटिक्स को ट्रस्ट कर रही है, ना पॉलिटी मिलिट्री को ट्रस्ट कर रही है। इमरान खान अभी जेल में बैठे हुए हैं, इसको एक्सप्लॉइट करना है। याद रखिए अभी हाल ही में इमरान खान पोस्ट डालते हैं ढाका, फॉल ऑफ ढाका 1971, और कंपेयर करते हैं याया खान को अभी के आर्मी चीफ जनरल मुनीर के साथ। तो सोचिए याया खान के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो बेसिकली संकेत ये दिए जा रहे हैं कि भैया तुम भी देश को खत्म कर दोगे, तुम भी देश को तोड़ दोगे, और इतना ज्यादा मिलिट्री पावर अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंशियल विपिंग। हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर, मिसाइल से ज्यादा डर लगता है FATF से, FATF के ग्रे लिस्ट से। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। माने वो देश, वो सरकारें या तो जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या जिनका पैसा टेरर फंडिंग में जा सकता है, उन पर निगरानी रखता है। ये लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भैया देखो अगर आप इलीगल काम करोगे, अगर टेररिस्ट हार्बर करोगे, अगर टेरर फाइनेंसिंग करोगे, तो हम पूरी दुनिया को बता देंगे, फिर वो चाहे पैसा दे या ना दे। जनरली पैसा नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान पहली बार इस महान लिस्ट में 2008 में आए। पुराना रिश्ता है पाकिस्तान का टेरर के साथ, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन लाना पड़ा पाकिस्तान को एज अ रिमीडियल मेजर कि भैया देखो ये देश में ऐसा खुल्लम खुल्ला मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता है। तो ये फिर 1 साल बाद इनको लिस्ट में बाहर डाला गया, ये कुछ साल बाद फिर से लिस्ट में आ गए, फिर इन्होंने कुछ काम किए जिससे लिस्ट में बाहर गए। पाकिस्तान फिर से इस ग्रे लिस्ट में आता है तीसरी बार 2018 में, और इस बार बुरा फंसता है। FATF कहता है भाई पाकिस्तान ये तुम कर क्या रहे हो, तुम तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो ऑफ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, माने अंटू चंटू टेररिस्ट नहीं, UN ने बोला ये टेररिस्ट और तुम उनको पैसे दे रहे हो।
फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी एम्बैरेसमेंट। सितंबर 2020 में पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कन्वीन करना पड़ा। 1 दर्जन लेजिस्लेशंस उनको पारित करने पड़े, जिससे कंट्री की जो लीगल मैकेनिज्म है, ये एफएटीएफ के स्टैंडर्ड, मैंने टेरर का देश है, मैंने फाइनेंसिंग भी टेरर के लिए बना हुआ है, क्या हो रहा है। फिर अक्टूबर 2021 में एफएटीएफ ने कहा कि देखिए, अभी भी आप ग्रे लिस्ट में ही रहोगे जब तक आप ये बात डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर देते हो, दिखा नहीं देते हो कि आप एक्शन भी ले रहे हो। ये जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने यूएन ने डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप बोल के रखा है, इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर अब यही देखिए, अब ये पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम बोल लीजिए, या उनको पैसे की दरकार थी क्योंकि भीख का कटोरा खाली हो गया था। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फिर कन्विक्ट किया लश्कर तैयबा मिलिटेंट एक एंड वन ऑफ द 2611 हैंडलर्स साजिद मीर फॉर 15 ईयर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केस, और हाफिज सईद 2611 मास्टरमाइंड 33 ईयर्स एटलीस्ट इन 2 न्यू टेरर फाइनेंसिंग केसेस। तो इतना प्रेशर होने के बाद एटलीस्ट दिखाने के लिए आपने इन टेररिस्ट को जेल तो भेजा, और उसके बाद 2022 में, हाल ही की बात है, 2022 में इन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। अब आप ये समझिए, मिसाइल का डैमेज तो 300 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में मारे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये डैमेज समझिए एफएटीएफ में रहने में क्या होता है। एक पेपर जो पाकिस्तानी थिंक टैंक ने पब्लिश किया था, उसमें बोला गया था कि 2008 से 2019 तक इस ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी को कम से कम $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, अगर इंडिया की डिप्लोमेटिक क्लाउड सच्ची में है, अगर हम विश्वगुरु हैं, तो जयशंकर जी को फिर से एम्फेसिस मारना होगा कि हम ये ग्रे लिस्ट पाकिस्तान पर फिर से इंपोज करें, सबूत दिखाएं कि पाकिस्तान फिर से ये कांड कर रहा है, इस बार इंडिया में एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, और इनके ऊपर एफएटीएफ फिर से लगाया जाए। और चौथा और फाइनल तरीका, डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट करो, हर दिन करो। हाफिज सईद को वापस बुलाओ इस देश में, बोलो कि इस आदमी को डिपोर्ट करो, इस जल्लाद को यहां लाओ। हाफिज सईद, अब पाकिस्तान तो कह रहा है कि कुल मिला के 78 ईयर जेल सेंटेंस वो काट रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर बैठ के अयाशी कर रहा है, जेल के अंदर से बैठ के पॉलिटिक्स कर रहा है, वो दूसरी बात है। इसीलिए इंडिया को बोलना चाहिए, देखो हमको तुम्हारे जस्टिस सिस्टम पर यकीन नहीं है, इस आदमी को इंडिया भेजो, ही इज द प्राइम अक्यूज्ड एज फार एज 2611 इज कंसर्न्ड, ही इज मिसिंग, इसको वापस भेजा जाए। अब आप समझिए कि लश्कर तैयबा के फाउंडर को आप हर दिन अगर वापस मांग रहे हो, अगर आए या ना आए, बात तो यह है कि इसने लश्कर तैयबा बनाया, इसने जमातुल दावा बनाया, इसने पाकिस्तान पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रोल प्ले किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मानी हुई बात है कि इसने लश्कर तैयबा कैंप्स इन्फिल्ट्रेशन के लिए बनाए हैं, ट्रेनिंग के लिए बनाए हैं, और ऑपरेटिव भेजा है भाई साहब ने, यूरोप भेजा है, यूरोप में टेरर फंडिंग करने गए थे ये भाई साहब। तो ओसामा बिन लादेन ओनली टेररिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को छोड़कर भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं। हमें पूरी दुनिया को ये याद दिलाना होगा ऑन अ वीकली बेसिस, डेली बेसिस। तब सोचो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। तो 2 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा, यार ये मैं छोटा मोटा टेरर अटैक भी नहीं करा सकता हूं, मैं नॉर्मलाइज नहीं कर सकता हूं। पाकिस्तान सोच रहा है अच्छा एक दिन यहां एक दिन यहां, मैं लो सिमरिंग टेरर अटैक करूंगा, 2611 नहीं करूंगा, मैं पुलवामा नहीं करूंगा, लेकिन मैं टेरर एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर दूंगा, एंड इसको अभी रोकने की दरकार है। देखिए, आप अपने नेबर और अपने रिलेटिव्स को तो चूज नहीं कर पाते हो, वो तो आपके ऊपर थोपा जाता है। अब ये बगल में भाई साहब हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, अब रहना तो है इनके साथ, लेकिन सवाल तो ये पूछना है हमें अपने आप को भी कि नेबर खराब है तो ठीक है, लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो गया? हमारा तो बॉर्डर 100% सील कर दिया गया था, तो ये आतंकवादी घुस कैसे आए? हमें अपने आप से भी सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सवालों का जवाब नहीं देंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच फिर से होगा। पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स कैसे पहुंचा, उसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। पिक्चरें बन गई उसके ऊपर, लेकिन जो सिक्योरिटी ब्रीच अंदर से हुई थी कि सुइसाइड बॉम्बर को मालूम कैसे था कि वो कॉन्वॉय वहां से जाने वाला है, इस सवाल का जवाब आज तक हमें नहीं मिला है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिखी, वो टाइम निकल गया है कि आप लोगों को गाड़ी के बोनट पर बांध के उनको किलोमीटर पर किलोमीटर चलाओगे। कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग आपके साथ होने होंगे, तभी जाकर आप इस टेरर को हटा सकते हो। बात करनी होगी लोगों से, जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से और पाकिस्तान के लोगों से, वहां के प्राइम मिनिस्टर से नहीं, वहां के डीप स्टेट से नहीं। और यूनाइटेड एज अ नेशन हमें अपना यहां तो चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जहां हमने अपना यूनाइटेड सोच छोड़ी इस मामले में, तो फिर पड़ोसी हो जाएगा खुश। जहां हमने रिलीजन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर अगर हम लोग बंटने लगे, तो आतंकवादी खुश होकर वहीं अटैक करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस अटैक में
कम से कम अब हम एक मुंह तोड़ जवाब दें, इससे और बड़ी हरकत हो उससे पहले मुंह तोड़ जवाब दें, मल्टीपल फ्रंट पर जवाब दें, जिससे कि पाकिस्तान अपनी फटीचर हालत को देखे और बोले, और वहां की जनता भी बोले कि बस कर यार, अब मत कर, हो चुका तुम्हारे डीप स्ट्रेटेजिक गेम्स, अपनी हालत सुधारते हैं और बाहर जाकर, चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान हो या इंडिया हो, ये अपने स्ट्रेटेजिक गेम्स अब खेलना बंद करते हैं। जय हिंद, मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।